Hello students, I am Anita, your science teacher. Here I am going to start ninth class science worksheet number 62. Chapter is structure of the atom and topic is valency. So what is valency of an atom and how do we find it? So according to Bohr's model of atom. तो हमने जो लास्ट वाली वर्कशीट में किया था बोहर्स मॉडल हमने किया था, तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या किया है इस वाली चैप्टर में। तो सबसे पहले हमने किया था जो जे थॉमसन ने दिया था, उनका मॉडल क्या था, जो उन्होंने वाटरमेलन वाला जो एक मॉडल दिया था जिसमें जो रेड पार्ट होता है पूरा वो उन्होंने प्लस चार्ज लिया था सारे में जो फैला हुआ है, और उसके बीच में जो वाटरमेलन के सीड्स हैं वो उन्होंने लिए थे माइनस चार्ज के जगह से कंपैरिजन किया था जैसे इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि प्लस चार्ज सारे में फैला हुआ है और माइनस चार्ज उसके बीच बीच में है जो उसके सीड्स की तरह है। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आए, उसके बाद आया रदरफोर्ड का मॉडल आया। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लिया था जो गोल्ड फॉइल वाली एक उन्होंने फॉइल ली थी, एक पतली सी शीट ली थी जो जिसमें केवल एक ही एटम कवर हो पाए, इतनी पतली वो शीट थी। और ये भी बताया था ना कि गोल्ड क्यों यूज किया उन्होंने मेटल, क्योंकि वो क्या है मोस्ट मेलिएबल मेटल है, इसलिए उन्होंने उसे यूज किया था। और उसमें उन्होंने बम्बार्टमेंट कराई थी किसकी, जो अल्फा पार्टिकल्स हैं हीलियम के जो ये एटम्स हैं उसकी उन्होंने हीलियम आयन की उसमें बम्बार्टमेंट कराई थी और बताया था कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया, जैसे कि उन्होंने बताया कि सेंटर में क्या है, एक न्यूक्लियस है जिसमें प्लस चार्ज है, प्रोटॉन है और क्या है न्यूट्रॉन है उसमें। ठीक है, तो जो मोस्ट ऑफ द जो मास है उसका एक एटम का वो कहाँ होगा, सेंटर में, जो प्रोटॉन होते हैं उसके। तो उन्होंने ये बताया था, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। लेकिन जो रदरफोर्ड मॉडल की जो ड्रॉबैक्स थी वो क्या थी, वो ये क्लियर नहीं कर पाए थे कि जब कोई भी पॉजिटिव चार्ज है या माइनस चार्ज है जब रिवॉल्व करता है तो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी लूज करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जा रहा था, तो उनकी जो ड्रॉबैक थी वो ये थी कि बीच में न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है बीच में, और निगेटिव चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया था कि कोई पर्टिकुलर कोई ऑर्बिट है या कुछ है जिसमें रिवॉल्व कर रहे हैं, उन्होंने बस इतना बताया कि उसके चारों ओर वो रिवॉल्व करते हैं। और उनके अकॉर्डिंग अगर माना जाए तो फिर क्या था कि ये एनर्जी रेडिएट करते हैं। तो जब एनर्जी रेडिएट करते जाएंगे तो धीरे धीरे वो क्या है, एनर्जी कम होती जाएगी और वो धीरे धीरे गिरेंगे किसके ओर, अट्रैक्ट होंगे प्लस चार्ज की ओर। तो इस तरीके से जब वो इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज से टकराएगा तो वो पूरा एटम ही कैसा हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसकी जो एग्जिस्टेंस है ये वो ही नहीं होगी, तो आज कोई एटम होता ही नहीं अगर इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये क्या थी, इनकी ड्रॉबैक थी, जिसे दूर करने के लिए फिर किसका कौन सा मॉडल आया, बोहर्स मॉडल आया। ठीक है, तो अगर हम देखें कि एटम की जो डिस्कवरी हुई थी वो कैसे हुई थी, ऐसा नहीं था कि एकदम ही साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपनी डिस्कवरी की और अपना मॉडल दे दिया। बहुत सारे पर्सपेक्टिव थे जो सबने अपने अपने तरीके से देखे, और किसी ने कुछ अपनी मॉडल्स दिए जिसमें कुछ ड्रॉबैक दूसरों को लगे, फिर उन्होंने उस चीज़ को क्लियर आउट किया, सॉर्ट आउट किया। तो ऐसे ही जो सबसे पहले थे जे थॉमसन, उनको उनकी जो कुछ उसमें जो ड्रॉबैक्स रह गए थे वो रदरफोर्ड ने क्लियर किए। रदरफोर्ड के में जो ड्रॉबैक्स रह गए थे वो बोहर्स मॉडल में आए। तो जो हम जो मॉडल पढ़ते हैं वो है बोहर्स मॉडल। तो जो बोहर्स ने जो अपना मॉडल दिया था अब हम उसी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, हम पिछले वाले में देख चुके हैं कि इन्होंने क्या बताया था कि पर्टिकुलर ऑर्बिट्स होती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, शेल्स बोलते हैं, जो होती हैं KLMN। KLMN शेल्स होती हैं। तो इन पर्टिकुलर शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। तो इन्होंने बताया बीच में न्यूक्लियस है जिसमें क्या है, प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन्स हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन्स पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, दे आर न्यूट्रल। तो उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में। तो पहला वाला ऑर्बिट है इसे K बोलते हैं, जो दूसरा वाला है उसे L बोलेंगे, तीसरे वाले को M बोलेंगे और चौथे वाले को N बोलेंगे। ठीक है, तो ये हम लास्ट वर्कशीट में कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कितने कितने जो इलेक्ट्रॉन है वो इनमें रिवॉल्व कर रहे हैं और कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे हैं। एनर्जी लूज करेंगे या गेन करेंगे वो किस केस में करेंगे, जब वो एक एनर्जी लेवल से जंप करके दूसरे एनर्जी लेवल में जाएंगे। क्लियर, तो हम आगे देख लेते हैं। आई होप यहाँ तक आपको याद आ गया होगा। तो
तो अब हम देख रहे हैं आगे इसके, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स या शेल. द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंस ऑर्बिट और शेल, एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउट, जो ऑर्बिट हमने बताया ना कि बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, उसके बाद एक ऑर्बिट है, फिर दूसरा ऑर्बिट है, फिर तीसरा ऑर्बिट है, ऐसे. तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, आउटर मोस्ट जो शेल होगी, शेल या ऑर्बिट कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. तो जो आउटर मोस्ट होगी लास्ट वाली, उसको क्या बोलेंगे, वैलेंस ऑर्बिट या वैलेंस शेल. ओके, तो सॉरी, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अब है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इन डिफरेंट शेल ऑर्बिट as per their capacity and availability is called electronic configuration. तो उनको कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन करा जा रहा है, उन कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं उन शेल्स में, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिसके बारे में हम देखेंगे. व्हेन एन एटम गेन्स और लूज एनी इलेक्ट्रॉन इन बोथ द कंडीशंस इट फॉर्म्स आयंस. चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे, दोनों ही केसेस में वो क्या बनेगा, एक आयन बन जाता है. जैसे हम देखते हैं कि सोडियम का एटम है, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन है, एक एटम है. ये आयन कब बनते हैं, जब इनके ऊपर कोई चार्ज आता है. हाइड्रोजन ने अपना एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो इसके ऊपर प्लस का एक चार्ज आ गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दिया है. ऐसे ही वो सोडियम है तो क्या है, एटम है तो Na है उसका जो सिंबल है. लेकिन अब जब इसको आयन बनेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अगर किसी को देगा तो इसके ऊपर प्लस वाला चार्ज आ जाएगा और ये Na+ हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से क्या बनाते हैं, आयन बनाते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन देकर या इलेक्ट्रॉन लेकर. जब इलेक्ट्रॉन किसी से लेते हैं तो माइनस चार्ज, जैसे क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन लेकर Cl- बनाता है, तो ये भी क्या बनाया, इसने भी आयन बनाया. तो जब चार्ज ऊपर आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस only the number of electrons in an atom gets changed, but number of protons in that atom remains unchanged. तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इनके चारों रिवॉल्व करते हैं वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो हमेशा जो एटम है उसके अंदर क्या होगा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन की जो नंबर है वो सेम रहेगा, उतने ही प्रोटॉन रहेंगे, इधर उधर नहीं होंगे. चेंज क्या होगा, बस इलेक्ट्रॉन. तो इधर से उधर जाने का काम किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का. प्रोटॉन आराम से बैठे हुए होते हैं न्यूक्लियस में, तो कभी भी किसी के भी प्रोटॉन चेंज नहीं होंगे. जैसे आपको अगर क्वेश्चन आता है कि कोई भी क्वेश्चन आता है कि Na में इतने, जैसे Na है, सोडियम है, उसमें 11 इलेक्ट्रॉन हैं, और Na+ में अगर आपको इतना पता है कि प्लस चार्ज कब आया, जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो आपको इस तरीके से कंफ्यूज किया जा सकता है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सोडियम जो जब Na है तो उसमें कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन हैं या 11 प्रोटॉन हैं, और जब Na+ बन गया है तो आपको बोलेंगे कि इसमें 10 प्रोटॉन हैं, और आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे, सोचोगे हाँ प्लस का चार्ज है, एक दे दिया तो 10 हो गए. लेकिन ध्यान का रखना है, ये केवल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है. जब Na है तो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, Na+ है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स उसमें सेम ही रहेंगे. ठीक है, तो यही बात ये बोलना चाह रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स की संख्या कैसी होगी, अनचेंज्ड रहेगी. केवल किसकी चेंज होती है, इलेक्ट्रॉन्स की. इज टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम इज 281, बट when it lose one electron it forms sodium ion Na+, whose electronic configuration will be 2,8. एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितने बचे, 2,8 बचे. अब हम ये देख रहे हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये शेयरिंग होती है या फिर इलेक्ट्रॉन देना या लेना, ये क्यों होता है, स्टेबल बनने के लिए. तो यहाँ पे इसके जो कन्फिग्रेशन था वो था 281, तो ये स्टेबल नहीं था क्योंकि लास्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग. लेकिन यहाँ पे कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इसने दे दिया. अब क्या बन गया, ये 2,8. तो अब ये क्या बन गया, स्टेबल हो गया 2,8. अब इसको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए Na+ बना के क्या करता है, ये स्टेबल हो जाता है. एटम्स रिएक्ट विद द एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स बाय शेयरिंग, गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन सो एज टू अचीव एन ऑक्टेट इन द आउटर मोस्ट शेल. ओके, एटम्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं किसी भी एटम से, कैसे, शेयरिंग, गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स.
तो किस लिए करते हैं? अचीव करने के लिए ऑक्टेट अपनी आउटर मोस्ट शेल में। ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, दे वांट टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। तो इसलिए वो क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, इसीलिए शेयरिंग, गेनिंग और लूजिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। The number of electrons that are shared or get transferred from one atom to another in order to have an octet or 8 electron in their valence shells is known as valency। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है या गेन करके जितने इलेक्ट्रॉन किए जाते हैं या फिर लूज जितने इलेक्ट्रॉन किए जाते हैं, वो सब क्या होते हैं? वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो उनकी वैलेंसी होती है, उनकी जो वैलेंस शेल में होते हैं वो क्या होती है? वैलेंसी होती है उनकी। कंबाइनिंग कैपेसिटी, जिसकी वजह से वो कंबाइन कर सकते हैं। जैसे N है, सोडियम की लास्ट शेल में हमने देखा है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो वैलेंस शेल है वो कौन सी है? लास्ट वाली है, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है, तो 1 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी? 1 होगी, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाती है। नाउ come to valency. So what is valency? The maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost shell orbit is 8। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी जो एटम है उसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने हो सकते हैं? जो कितने करने हैं उनको? 8 करने हैं अपने में, ठीक है। द वैलेंस शेल दैट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट इज सेड टू पजेस एन ऑक्टेट। जब 8 हो गए उसके आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका मतलब उसे क्या मिल गया? अब ऑक्टेट मिल गया, अब वो स्टेबल है और इसी स्टेबिलिटी की वजह से रिएक्शन करते हैं। इफ एन एटम हैज 8 electrons in its valence orbit then the combining capacity of valency will be 0। जो उसकी वैलेंसी होगी वो 0 होगी जब Na प्लस में कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 2 और 8 हो गया, हमें पता है सोडियम, जब सोडियम आयन के पास, तो अब इसकी लास्ट में क्या है? 8 है। तो अब अगर वैलेंसी इसकी पूछी जाती है, जैसे अगर सोडियम की वैलेंसी पूछे तो कितनी होगी? 1 होगी, लेकिन सोडियम प्लस की आयन की पूछी जाए इसकी तो कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि इसके पास 8 कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसे कोई नीड नहीं है किसी के साथ अब रिएक्शन करने की, अपना इलेक्ट्रॉन देने या लेने की, क्योंकि 8 इसके पास अब कंप्लीट है। तो वैलेंसी विल बी 0, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0, जब लास्ट में कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। दीज विल शो नो और वेरी लिटिल केमिकल एक्टिविटी, दस दे आर इनर्ट इन नेचर। तो ये क्या है? बहुत ही लिटिल, मतलब बहुत ही हो सकता है कि पार्शियली कहीं पे पार्टिसिपेट करें, बहुत ही मुश्किल से, रेयरली करें, अदरवाइज इनको कोई ज़रूरत ही नहीं होती पार्टिसिपेट करने की, क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्टेबल हैं। तो ऐसे जो इनको क्या बोलते हैं? जो ये वाले एलिमेंट्स होते हैं या गैसेज होती हैं जो भी है, ये क्या है? इनर्ट। तो क्या वर्ड इनके लिए आ जाता है? इनर्ट या निष्क्रिय। हिंदी में इसको निष्क्रिय बोलते हैं, जो क्रिया नहीं करता। जैसे हीलियम है, नियॉन है, ये क्या है? ये इनर्ट गैसेस हैं जो रिएक्शन नहीं करती है। हीलियम भी बहुत रेयरली पार्टिसिपेट करता है, वरना नहीं करता है। ऐसी नियॉन, ये स्टेबल हैं, इनको जरूरत नहीं है किसी से भी रिएक्शन करने की। नेक्स्ट पॉइंट है, atoms react to achieve the octet in their valence orbits and that can be achieved by sharing, losing or gaining electrons with other atoms। एटम्स जो ऑक्टेट अपना अचीव कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं? वैलेंस ऑर्बिट में चाहे शेयरिंग से करें, जैसे कि कार्बन का हमें पता है, हमें पता है कि कितनी होती है? 6 होता है, तो इसका कितना हुआ? 2 और 4 होता है। तो ये क्या करता है? शेयरिंग करता है 4 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि ना तो ये 4 दे पाता और ना 4 ले पाता, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स को देना या लेना, तो ये शेयरिंग करता है। एक और कार्बन से जैसे शेयरिंग की या किसी और से शेयरिंग की, तो ये क्या करता है? अपने 8 कंप्लीट कर लेता है। और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन देकर और लेकर हम देख चुके हैं। सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन देकर करता है अपना 8 कंप्लीट, और ऐसे ही क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है, 17, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया वो 2, 8 और 7, तो एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको 8 बनाने के लिए लास्ट में, तो ये क्या करता है? Cl- बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इस तरीके से लेकर देकर या शेयरिंग करके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ reactive element, that is their tendency to react and form molecules with atoms of the same or different elements, is an attempt to attain a fully filled octet outermost shell।
तो क्या करते हैं, इनकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है क्या, या तो अपने ही जैसे एलिमेंट से, जैसे हाइड्रोजन है अपने ही एलिमेंट से दूसरे हाइड्रोजन से क्या करता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो शेयरिंग करते हैं और दोनों के पास ही कितने हो जाते हैं, 2 इसके पास हो गए 2 इसके पास हो गए। या तो अपने जैसे इलेक्ट्रॉन हो या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन हो, उनके साथ शेयरिंग करके करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं या फिर ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब 8 होंगे तो वो ऑक्टेट होता है और जब 2 होंगे तो वो ड्यूप्लेट होता है। तो 2 कहाँ होंगे, हाइड्रोजन और हीलियम, हीलियम के पास केवल 2 हैं तो ऑक्टेट तो हम वहां नहीं बोलेंगे, तो वो क्या है, ड्यूप्लेट है। ऐसे ही हाइड्रोजन एक और लेकर क्या बना लेता है, ड्यूप्लेट बना लेता है ऐसे। और आगे हम देखेंगे कि लिथियम है, लिथियम के पास कितने हैं, ऐसे ही लिथियम का जो 1 मिनट, लिथियम का क्या है, जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 और 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके पास भी 2 बचे, तो अब ये ऑक्टेट तो नहीं है, ये क्या है, ड्यूप्लेट है। तो ये भी क्या है, स्टेबल है, इसके पास अपने 2 कंप्लीट हो गए आउटर मोस्ट शेल में। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्टेप्स टू कैलकुलेट द वैलेंसी, कि अब हम वैलेंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि वैलेंसी आपको बतानी है किसी भी एटम की, आयन की, कुछ भी आपको देते हैं कि कैसे आप बताओगे, तो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। मतलब कोई भी आपको अगर एलिमेंट दिया जा रहा है तो आपको पहले देखना है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, और एटॉमिक नंबर आपको एटलीस्ट 20 तक याद होने चाहिए। इसके लिए मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखी है पहले, और आपको बार बार बोला जाता है कि 20 तक आपको जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो याद करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एलिमेंट। सेकंड पॉइंट इज, इफ द आउटरमोस्ट शेल हैज लेस देन और इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट, देन वैलेंसी इज द सेम एज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या बोल रहे हैं ये, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, जब आखिरी वाली में 1 है, 2 है, 3 है या 4 है इलेक्ट्रॉन्स, तो इनकी वैलेंसी भी सेम रहेगी। जिसके लास्ट में 1 है उसकी 1 रहेगी वैलेंसी, 2 वाले की 2 रहेगी, 3 वाले की 3 रहेगी, 4 वाले की 4 रहेगी, ठीक है। फिर आगे क्या है, आगे है इट इज easier to lose less than 4 electrons instead of gaining 5 or more electrons to attain octet। मीन्स जैसे हम देखें कि किसी की जब आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो क्या होगा, अब इसको कितने चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 8 बनाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको। तो ये क्या बोल रहे हैं, इट इज ईजियर टू लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ गेनिंग 5। तो क्या है, इसके लिए इजी है 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना इंस्टेड ऑफ गेनिंग 5। 5 इलेक्ट्रॉन्स लेने की जगह क्या इजी होगा इसके लिए, ये 3 को लूज कर दे, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाती है। ऐसे ही जब आगे है, आगे हम देखेंगे कि 4 तक तो इन्होंने क्या बताया, ये पॉइंट इन्होंने इतना ही छोड़ दिया। जब 4 है तब तक तो हम देख रहे हैं कि उतनी ही वैलेंसी है उसकी जितने आउटर मोस्ट शेल में है, लेकिन जहां पे 5 हुए, अब वहां पे क्या करेंगे ये, अब 5 तो किसी को देंगे नहीं, तो इसके उसकी वैलेंसी 5 नहीं होगी, उसकी वैलेंसी फिर कितनी होगी, 3 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 3 लेकर 8 बना लेगा, ठीक है। जिसकी 3 है आउटर मोस्ट शेल में उसकी भी 5 नहीं लिखेंगे वैलेंसी, उसकी कितनी होगी 3, वो 3 दे देगा, ठीक है। और जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 हैं वो क्या करेगा, वो 3 ले लेगा, तो दोनों की ही वैलेंसी कितनी होगी, 3 हो जाएगी। तो 4 तक तो सेम रहेगा, लास्ट में जब तक 4 है, और जैसे ही लास्ट में 5 आया तो इसकी 3 हो जाएगी, लास्ट में 6 आया तो उसकी 2 हो जाएगी, और लास्ट में 7 आया तो उसकी 1 हो जाएगी। तो कैसे चलती हैं, अगर लास्ट में अगर 1 है आउटर मोस्ट में तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, 3 है तो 3 और 4 है तो 4, 5 है तो 3 हो जाएगा, 6 है तो 2 हो जाएगा, 7 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे चलती हैं जो इनकी वैलेंसी होती हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट है जो इसका, ये है, इफ द आउटर मोस्ट शेल हैज मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स देन द वैलेंसी इज कैलकुलेटेड एज 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, इन्होंने दिया हुआ है इस वाले पॉइंट में कि जब 4 तक तो उन्होंने बोल दिया 4 ही रहेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 8 में से माइनस कर लेंगे। जैसे लास्ट में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो उसको 8 माइनस 5 कर लेंगे, कितना हो गया 3, उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। पहला है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे KLMN में 281,
ठीक है, K में है 2, L में है 8 और N में है 1। इसका जो वैलेंस शेल है वो कौन सी है, लास्ट वाली। तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए वैलेंस शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 हुए, और इसीलिए इसकी वैलेंसी भी 1 हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर इज 12 and the electronic configuration will be 282. So the last shell is the valence shell, and how many electrons in it, 2 electrons. So here valence electrons are 2 electrons and the valency will be 2. Next one is fluorine. The atomic number is 9 and electronic configuration will be 2 7. So it needs only 1 to complete its octet. एक और चाहिए इसको, तो इसके क्या हो जाएगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में वो है 7। लेकिन जब इसकी वैलेंसी देखेंगे तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा के लिए यहाँ पे क्या बताया था, 8 में से माइनस करेंगे, तो 8 - 7 = 1 हो गया। 10 की कितनी हुई, 2 8 है, इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, इसे कोई नीड ही नहीं है अपनी किसी से भी रिएक्शन करने की। तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हुआ और वैलेंसी इसकी 0 हो गई। यहाँ पे कार्बन का देखें तो 6 है एटॉमिक नंबर, 2 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी भी 4 हो गई। ओके, अब है इसके क्वेश्चन आंसर, व्हाट इज वैलेंसी। सो यू कैन राइट योर आंसर फ्रॉम हियर, व्हाट इज वैलेंसी। सो the number of electrons that are shared or get transferred from one atom to another in order to have an octet or 8 electrons in their valence shells is known as valency of that element. So you can write your answer from here. Okay, now move on to second question. So what is the second question, what will be the maximum number of electrons present in KLMN. So you can write your answer like this. आपको बतानी है कि KLMN में, KLMN में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो आपको लास्ट वर्कशीट में भी एक फॉर्मूला बताया था, किससे देख रहे थे हम, 2n² से। तो जब n = 1 पुट करेंगे तो इसका मतलब K में जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम उसका नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर लेंगे 2 × 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कितना हो गया 2। तो K में कितने आएंगे मैक्सिमम 2। सेकंड वाले में हम पुट करेंगे n की जगह पे क्या रखेंगे 2, तो 2 × 2², तो कितना हो जाएगा ये 2 × 4 8। थर्ड वाले में कर लेंगे 2 × 3², कितना हुआ ये 2 × 9, इट विल बी 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो m में कितने आएंगे मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लाइक m n 2 × 4², so 2 × 16 = 32. So you can write your answer like this. तो K में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मैक्सिमम 2 हैं, L में है 8 इलेक्ट्रॉन्स, M में होंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड N में होंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, so next question is, write the electronic configuration of carbon and sodium atom, also writes their valency. तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, so you can write configuration of carbon from here and second one is sodium and sodium is there. तो आपको क्या लिखना है यहाँ से, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग, आप पूरा ही ये वाला पूरी लाइन लिख देना, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर और वैलेंसी। ओके, so question number 4 is, the atomic number of lithium, boron and sulfur is 3 5 and 16 respectively, what will be their valency. तो यहाँ पे दिए हुए हैं लिथियम, बोरॉन एंड सल्फर, तो आपको क्या लिखने हैं, इनकी वैलेंसी बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे आप ऐसे करेंगे, नंबर 1 इज लिथियम, सेकेंड वन इज बोरॉन, थर्ड वन इज सल्फर। तो इनके जो एटॉमिक नंबर है वो आपको दिए हुए हैं, इसका है 3, इसका है 5 और इसका है 16। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे, ये कितना हुआ 2 और 1, K में है 2 और L में है 1, इसका हो जाएगा 2 और 3 और इसका हो जाएगा 2 8 और 6, 2 8 कितने हो गए 10 हो गए,
और कितने हो गए, 6 हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो। तो हम इनकी क्या बतानी है, वैलेंसी। तो आप इनका पहले एटॉमिक नंबर ऐसे लिखेंगे, जैसे सीरीज बनाई थी आप उसी में लिख सकते हो, उसी तरीके से। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें है 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें है 3 और इसमें है 6। तो इनकी जब वैलेंसी होगी इसकी 1 ही रहेगी वैलेंसी। इसकी कितनी हो जाएगी, 3 है तो 3 ही रहेगी, 4 से कम है क्योंकि। अब 6 कितना हो गया, 4 से ज्यादा हो गया, तो उसके लिए क्या था, 8 - 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। तो लिथियम की वैलेंसी 1, बोरॉन की वैलेंसी 3 और सल्फर की वैलेंसी 2। ओके। तो क्या आंसर आया हमारा, लिथियम की वैलेंसी जो हमारी आई थी वो आ रही थी 1 आ रही थी, बोरॉन की कितनी आ रही थी, 3 आ रही थी, और सल्फर की आ रही थी हमारी 2। सो यहाँ से आप अपना आंसर लिखेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द वर्कशीट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।